Hello guys, welcome back to our channel part 2 Rebirth of So's beloved wife. Chapter 6 Maya the medical genius माया वैसे तो पहाड़ों के सुनसान इलाके में बड़ी हुई थी क्योंकि उसके डॉक्टर नानू को ऐसी खुली जगह में रहना पसंद था जहां कोई नहीं ज्यादा परेशान ना करे और वह नेचर से कनेक्ट हो सके। लेकिन पहाड़ों में रहने के बाद भी माया ने सब कुछ सीखा था। उसकी कई तरह की चीजों में इंटरेस्ट है और इसके अलावा कई तरह के प्रोफेशन के लोगों को बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन वो असल में एक फॉर्च्यून टेलर है और बाकी सब चीजें जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो सब उसके लिए हॉबी की तरह है। लेकिन उसकी जो हॉबीज है उनसे वो इतना पैसा कमा रही है कि उसका जो रियल पैशन है, जो रियल काम है, उसे लोग पूछते ही नहीं। वैसे भी अब अगर उसने प्रिया को और भी ज्यादा परेशान किया तो दूसरी लाइन के पीछे खड़ी प्रिया पागल हो जाएगी। इसीलिए माया सीधा सा जवाब देते हुए कहती है, माया, ओहो यार, तू भी ना, मुझे पहले से ही पता था कि वह इंसान ऐसा ही कुछ करेगा। उस पर शक हो गया था मुझे, इसीलिए मैंने अशोक को उस पर नजर रखने के लिए कहा था और बाद में पता चल गया कि सैंपल्स के गायब होने के पीछे का कारण भी वही है। बस सवाल यही है कि इतने सारे काम वह अकेले तो करने वाला नहीं, किसी न किसी के कहने पर कर रहा है। बस हमें पता चल जाए कि वो किसी न किसी है, कौन, उसके बाद हम लोग इस इंसान से छुटकारा पा लेंगे। प्रिया, ओके फिर ठीक है, मुझे तो लगा कि तो करोड़ों के सैंपल को ऐसे ही छोड़ देगी। माया, अब अपनी चीजों को छोड़ना मैंने छोड़ दिया है प्रिया। माया के लिए एक बार जलकर मरना काफी था, इसलिए दूसरी बार वही गलती वो दोहरा नहीं सकती थी। पहले हमेशा माया की यही आदत थी कि जब भी उसकी कोई चीज बहुत ज्यादा उलझ जाती थी तब उसे छोड़ देती थी क्योंकि उसके टाइम खर्च करने लायक नहीं थी। लेकिन वो तो मरने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि नहीं, छोटी छोटी चीजों की वजह से इंसान की लाइफ में खुशियां आती हैं। और फिर ये तो करोड़ों की डील वाले सैंपल हैं जिनकी मदद से न सिर्फ उसे बल्कि इंडियन मेडिकल साइंस को भी कई गुना फायदा पहुंचेगा। खास करके पौराणिक आयुर्वेदिक ज्ञान और अलग तरह की जड़ी बूटियों पर भी इनका असर होगा। इसीलिए इतनी फायदे की चीज को छोड़ना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। और इस समय माया अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के मूड में नहीं है। अभी तो उसे बस जल्दी से जल्दी ढेर सारे पैसे कमाने हैं। सारी बातें होने के बाद माया प्रिया से कहती है, माया, अच्छा सुन, मेरे लिए एक दुकान देख लेना। देख, पैसे की कोई बात नहीं है, बस जगह दिल्ली के मेन मार्केट में होनी चाहिए जहां सबकी निगाहें इस पर पड़े। प्रिया, अरे पर तुझे दुकान क्यों करनी है? वैसे भी तेरी बनाई गई दवाएं तो लोग करोड़ों रुपए देकर खरीदने आते। तेरे साथ 10 मिनट के चेकअप की फीस इतनी है तो फिर दुकान खोलकर तू क्या करेगी? अपनी बनाई गई दवाइयों को बेचेगी? माया, नहीं नहीं, वो तो मैं कॉलेज के बाद जो टाइम बचेगा उसमें जाकर लोगों के फॉर्च्यून देखूंगी। आखिर मुझे मेरे टैलेंट का कुछ तो इस्तेमाल करना ही है। कॉल की दूसरी तरफ एकदम शांति हो जाती है। प्रिया अपना फोन अपने कान के पास से हटाकर अपनी आंखों से इसकी स्क्रीन देखने लगती है और अपनी किस्मत पर रोने लगती है। मतलब समझ नहीं आता कि उसकी बॉस इतनी अनरिलायबल क्यों है। अपने मोबाइल में वो भर भर के माया को गाली देते हुए कहती है, प्रिया मन में, मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है तुम्हारी? तुमने पूरे देश में इतनी सारी लैब खोल रखी है, इतने बड़े इंस्टीट्यूट की फाउंडर और चेयरमैन होने के साथ साथ इंडियन मेडिकल फील्ड में इतना बड़ा नाम है तुम्हारा, और तुमको क्या करना है? लोगों के हाथ पड़ने हैं। अच्छा हुआ जो तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं जो तुम्हारे काम को संभालते हैं, नहीं तो तुम्हारे साथ रहते रहते तो लोग भूखे मर जाते। तुमको डर नहीं लगता? तुम अपने इस फालतू से शौकों में सारे पैसे उड़ा दूंगी। ठीक है, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, मतलब क्या दिल खोलकर उड़ाई जाओ, तुझ पर धिक्कार है। माया, अरे कहाँ खो गई? कुछ और बात है तो जल्दी बोलो, नहीं तो मैं फोन रख रही हूँ। प्रिया, उन लोगों को पता चल गया है कि तुम दिल्ली में हो, इसीलिए तैयार रहना, कभी भी फरमान आ सकता है मिलने का। माया, ठीक है, फिर डेट, टाइम और जगह फिक्स करके मुझे बताना, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। प्रिया, चलो ठीक है, बाय बाय। फोन रखने के बाद प्रिया को बहुत शांति मिलती है। नहीं तो माया की बकवास सुन सुनकर उसे लगा था है कि अब तो पक्का से फोन पटकना ही पड़ेगा। अनरिलायबल, नालायक, नाकारा बॉस कहीं की। माया बैठकर अपनी चीजें देख रही होती है, तभी उसके दरवाजे पर 2 बार खटखटाने की आवाज आती है। इतनी सारी बातों के बीच माया अपने कपड़े बदलना ही भूल जाती है। इसीलिए तुरंत अपने बैग में से एक पिंक कलर की टोपी वाली नाइट सूट निकालकर उसे पहन लेती है। उस नाइट सूट की टोपी के ऊपर 2 बड़े बड़े रैबिट ईयर्स लगे रहते जो कि माया के छोटे चेहरे और पोनीटेल किए हुए उसके लंबे बालों पर बहुत सूट। माया उसमें इतनी क्यूट लगती है कि जब दरवाजा खोलकर माया बाहर खड़ी नौकरानी को देखकर स्माइल करती है तब उसका भी दिल पिघल जाता है। वह भी सोचने लगती है, नौकरानी मन में, दृष्टि मैडम भी ना बड़ी गंदी है। सही में इतनी छोटी सी बच्ची को, इतनी मासूम सी लड़की को जो कि अभी 18 साल की भी नहीं है, परेशान करने को कैसे कह सकती है? तो क्या हुआ अगर सौतेली बेटी है तो आज अगर यह नहीं होती, इतने ऐशो आराम की जिंदगी, इसकी सौतेली माँ बनने की कीमत पाई है। मैं भी देखती कैसे मिलती इन लोग को, वो भी तब जब एक बेटी को पहले से ही साथ में लेकर यहाँ आ गई थी। माया की आवाज सुनकर नौकरानी उसकी तरफ देखती है और एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है, नौकरानी मैम, वो कमलेश जी को जाना था कि आप डिनर में क्या खाएंगे, तो बस इसीलिए आपसे वही पूछने आई हूँ। माया उसकी बात सुनकर घड़ी की तरफ देखती है। सच्ची में खाने का बच्चा होने वाला होता है, इसीलिए सोचकर फिर वो नौकरानी से पूछती है, माया क्या उन्होंने खा लिया? नौकरानी, उन्होंने
चैप्टर 7 अर्जुन का रूम नौकरानी को समझ नहीं आता कि आखिर ये उन्होंने है कौन। उसकी उलझन देखकर माया ने उसे बताया। माया एक्शन में अर्जुन की बात कर रही थी। नौकरानी ओह अच्छा, आपका मतलब है अर्जुन सर। माया हाँ, उन्हें की बात कर रही थी। नौकरानी सॉरी मैम, लेकिन अर्जुन सर तो अपने रूम में डिनर करेंगे। उसकी बात सुनकर माया को याद आता है कि अर्जुन के लिए इस घर में कई सारे नियम हैं। चीन के हिसाब से अर्जुन को रहना पड़ता है। उसे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन जब अर्जुन 12 साल का था तब रौनक जी उसे यहाँ अवस्थी मेंशन लेकर आए थे। उस समय दृष्टि को लगा था कि अर्जुन रौनक जी का नाजायज बेटा है, इसीलिए उन्होंने उस समय बहुत बड़ा झगड़ा किया था। बात इतनी बढ़ गई थी कि रौनक जी को पैटर्निटी टेस्ट कराना पड़ा था, ये प्रूफ करने के लिए क्या अर्जुन उनका बेटा नहीं है, क्योंकि यह साबित हो गया था अर्जुन राणा जी का बेटा नहीं है। इसीलिए दृष्टि ने उसे घर में रहने की परमिशन दे दी। लेकिन दृष्टि जैसी औरतों के लिए घर के अंदर किसी बाहरी इंसान को खिलाना पिलाना बिल्कुल किसी पहाड़ की तरह है। इसीलिए इस जगह पर अर्जुन की औकात दृष्टि के पाले हुए कुत्ते के बराबर भी नहीं थी। कम से कम उसे भी फैमिली के साथ बैठकर खाने को मिलता है। लेकिन अर्जुन के लिए तो दृष्टि ने ऐसे नियम बनाए थे जो कि 12 साल के अर्जुन के लिए, जिसे ना तो अपने पापा से प्यार मिला और ना ही उसकी माँ उसका ध्यान रख भई दुनिया उस छोटे से बच्चे को कैसी है, ये सबक सिखा गया। अर्जुन के लिए इस घर में रहने की 3 नियम थे। सबसे पहला कि अर्जुन बाहर के लोगों को यह नहीं कह सकता कि वो अवस्थी फैमिली से रिलेटेड है। दूसरा, अगर घर में कोई भी गैस है या घर में किसी भी तरह का डिस्कशन चल रहा है तो उसमें शामिल नहीं हो सकता। तीसरा, अर्जुन को अपना खाना अपने कमरे में बैठकर खाना पड़ेगा। उसे बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ घुलना मिलना या फिर खाना खाना अलाउड नहीं है। इन सब चीजों के कारण हमेशा से अकेले रहते हैं। अर्जुन का बचपन अंधकार में बीता। उसकी जिंदगी में हमेशा अंधेरा रहता है और अगर उसकी उस अंधेरे की दीवार को तोड़कर कोई अंदर आने की कोशिश करता है, अर्जुन उसे खुद से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता है। जितना माया को याद है, 1 साल के अंदर अंदर अर्जुन अवस्थी मेंशन छोड़कर 8 साल के लिए गायब हो जाता है। इन 8 सालों में अर्जुन ओबरॉय फैमिली की कंपनी ओबरॉय एंटरप्राइजेस के साथ साथ उसकी सारी जमीन जायदाद सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है और इसके साथ साथ अपने नाम पर भी कई सारी कंपनी को चलाता है जो कि काफी प्रॉफिटेबल होती है और देखते ही देखते इंडिया का सबसे अमीर और पावरफुल बिजनेसमैन बन जाता है। 8 सालों में माया और अर्जुन बस 6 बार ही मिले होंगे, लेकिन फिर भी माया के मरने के बाद उसकी जली हुई बॉडी को अर्जुन अपने हाथों से उठाता है। इसीलिए माया तय करती है कि आज तक जिन लोगों ने उसे सबसे सच्चा प्यार किया, इस बार जब उसे दूसरा मौका मिला है तब उन सब लोगों को वह अपने साथ रखेगी और प्रोटेक्ट करेगी। और अर्जुन धीरे धीरे करके जिस अंधेरे में डूबता जा रहा है उसे उस अंधेरे से बाहर भी निकाल लेगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन माया को एक बार सोचकर बहुत हंसी आती कि दृष्टि को जब अर्जुन की असलियत का पता चलेगा तब अपने दांत पिसते पिसते उनका तो चोरा बना देगी दृष्टि। माया को इस तरह से खोया हुआ देखकर उस नौकरानी को कुछ समझ नहीं आता। चिंता होने लगती है कि आखिर किस सोच में डूबी हुई है, इसीलिए वो माया को बोलते हुए कहती है, नौकरानी माया मैडम प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि आप खाने में क्या खाएंगी। माया अर्जुन के ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, माया तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम कमलेश अंकल को जाकर कह दो कि मैं और अर्जुन बाहर जाकर खाना खाएंगे। नौकरानी जी ठीक है। इतना क्या, वो नौकरानी वहां से कमलेश जी के पास जाती है और उन्हें बता देती है जो माया ने उसे कहा है। कमलेश जी उसकी बात सुनकर सोचते हैं, पहाड़ों में पली बड़ी है लड़की सिर्फ अर्जुन जैसे नालायक के ही लायक है। सिर्फ वही है जो बिना किसी नाम और जान पहचान के एक अनजान लड़के के साथ सिर्फ उसकी शक्ल देखकर रह सकती है। दूसरी तरफ माया अपनी सारी चीजें अपने रूम में सजाकर है अपना फोन लेकर सीधा अर्जुन के रूम में जाने लगती है। पहले माया सेकंड फ्लोर पर जा रही थी, लेकिन सिर्फ याद आता है कि अर्जुन का रूम छत पर बने स्टोर रूम के बगल वाला रूम में, इसीलिए फिर माया छत पर जाने लगती है। इस समय बारिश का मौसम था, इसीलिए हल्की हल्की ठंड थी। वैसे तो छत साफ थी, लेकिन फिर भी कई कई जगह पर थोड़ा थोड़ा पानी देखा जा सकता था। छत पर बिल्कुल कोने में 2 कमरे बने हुए थे। एक कमरा शोरूम का था और ठीक उसके बगल वाला कमरा अर्जुन का था। अर्जुन अभी जिस कमरे में रह रहा है, पहले उस कमरे में लॉन्ड्री हुआ करते थी जहां पर घर के पुराने और नए सभी तरह के कपड़े धुले जाते थे। माया को अर्जुन की हालत देखकर दृष्टि पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा। मतलब एक 12 साल के बच्चे को इस तरह के कमरे में रहना पड़ता होगा, वो भी इस सुनसान छत पर, जबकि घर में अभी भी कई सारे कमरे फ्री पड़े हैं। इसके बाद भी दृष्टि ने अर्जुन के साथ ऐसा किया और उसके पापा को तो अर्जुन क्यों है ना होने से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं था, इसीलिए उन्हें कभी पता नहीं चला कि दृष्टि का दिल आखिर कितना काला है। दृष्टि तुम तो गई। चैप्टर 8 माया की बीमारी। माया को अर्जुन के दरवाजे पर खटखटाने से बड़ा डर लग रहा होता है, क्योंकि इतनी टाइम के बाद अर्जुन से इस तरह सामने सामने बात करने की हिम्मत नहीं होती है। और फिर उसे इस बात का भी डर होता है कि अगर वो अर्जुन के ज्यादा पास आने की कोशिश करेगी
तो कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन को लगे कि माया किसी और इरादे से उसके करीब आ रही है, फिर शायद अर्जुन उसे पसंद न करे। ये सब सोच सोचकर माया का सर फटा जा रहा। उसके क्यूट से छोटे से चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थी। वो वही अर्जुन के कमरे के बाहर इधर उधर चल रही थी। हर 2 मिनट बाद सोचती थी अब जाकर दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन हर बार हिम्मत हार के फिर से इधर उधर चलने लगती। माया अपनी ख्यालों की दुनिया में इतनी खोई हुई थी कि इसे पता ही नहीं था कि दो जोड़ी आंखें काफी समय से उसे ही देखे जा रही हैं। अर्जुन को पढ़ाई करनी थी, इसीलिए वो अपने कपड़े बदलकर अपने डेस्क पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। उसे जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई पूरी करके इस जगह से निकलना है, क्योंकि जब तक वो इस जगह पर रहेगा तब तक आदित्य ओबरॉय की नजर उस पर बनी रहेगी, और ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहता। अभी उसे बैठे हुए मुश्किल से आधा घंटा हुआ होगा कि उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती। इस समय छत पर एकदम शांति थी और उसने अपने रूम का फैन भी बंद कर रखा, क्योंकि मौसम बाहर काफी ठंडा था और इसीलिए किसी के कदमों की आवाज बड़े आसानी से सुनाई दे जा रही थी। अर्जुन उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है और दरवाजे में बने छोटे से छेद से बाहर झांकता है। बाहर से पिंक कलर के रैबिट वाली नाइट सूट पहली वो छोटी सी लड़की जिसे उसने नीचे देखा था, उसके गेट के बाहर इधर से उधर चलती हुई दिखाई देती है। लड़की बार बार रुकती है, गेट के सामने आती है, फिर बिना खटखटा वापस चलने लगती है। आमतौर पर अगर अर्जुन कोई और होता तो उसे इग्नोर कर देता, लेकिन जैसे ही वो वापस अपनी डेस्क पर बैठता है, उसकी आंखों के सामने माया का छोटा सा चिंता के मारे सिकुड़ा हुआ चेहरा घूमने लगता है। फाइनली अर्जुन इरिटेट होकर अपनी किताब बंद करता है और फिर उठकर दरवाजा खोलता है। दूसरी तरफ माया पूरी हिम्मत के साथ फाइनली दरवाजा खटखटाने के लिए अपना हाथ उठाती है। इधर अर्जुन दरवाजा खोलता है, उधर माया अपना हाथ दरवाजे पर मारने के लिए आगे बढ़ाती, लेकिन इससे पहले कि वो खटखटा पाती उसका हाथ किसी नरम लेकिन कठोर चीज पर लगता है। जब अपनी आंखें खोलकर देखती है, उसके सामने एक हैंडसम सा 19 साल का लड़का खड़ा रहता और उसका हाथ इस समय उस लड़की के सीने पर सटा हुआ रहता है। वो लड़का एक बार उसे देखता है, फिर उसके हाथ को देखता है, मानो अपनी आंखों से कह रहा हूं कि अपना हाथ हटाओ। अर्जुन अपने सामने खड़ी लड़की को देखता है, उसका इशारा समझकर फाइनली वो अपना हाथ उसके सीने पर से हटा देती है, लेकिन उसके बाद लड़की कुछ नहीं बोलती बल्कि उसे ही घूर रही होती है। पहले ही इस लड़की की वजह से उसका आधा घंटे का समय बर्बाद हो गया था और अब एक बार फिर से बिना कुछ बोले स्टैचू बनकर उसे घूरे जा रही है। इसीलिए आखिर में अर्जुन को ही कहना पड़ता है, अर्जुन घूरना बंद कर और बताओ क्या हुआ, किस लिए यहाँ आए हो। माया उसकी आवाज सुनकर चौंक जाती है और अपनी पलकें 3-4 बार झपकाने के बाद नीचे देखती। अर्जुन की आवाज सुनकर माया का दिल इस समय जोर जोर से धड़क रहा होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके सीने के अंदर कोई रैबिट हो जो कि बार बार कूद रहा हो। फाइनली एक लंबी गहरी सांस लेकर माया एक प्यारी सी स्माइल के साथ अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहती, माया डैडी और दृष्टि आंटी घर पर नहीं, इसीलिए क्या आप मेरे साथ खाना खाने चलेंगे। अर्जुन नहीं, जिसके बाद धड़ाम के साथ दरवाजा बंद हो जाता। दरवाजा बंद होने के बाद माया अपनी आंखें 2-3 बार झपकाती है और अपने सर को एक तरफ झुकाते हुए सोचती है, इतनी जल्दी रिजेक्ट कर दिया। माया मन में, अरे यार ऐसे कौन से रिजेक्ट करता है, मैंने कब तक अपनी पूरी बात भी नहीं कही। कोई बात नहीं माया, तू इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। इसके बाद माया दरवाजे पर एक बार खटखटाती, दूसरी तरफ अपनी चेयर पर आकर बैठा अर्जुन खटखटाने की आवाज सुनकर एक बार दरवाजे की तरफ देखता है और फिर वापस से पढ़ाई करने लगता है। वो पूरी तरह से माया को इग्नोर कर देता है। जब 2 बार खटखटाने के बाद दरवाजा नहीं खुलता, तब माया अपने दोनों हाथ उठाकर जोर जोर से दरवाजे पर मारने लगती है। अर्जुन भी अपनी जिद पर अड़ा, दरवाजा नहीं खुलता, लेकिन माया 10-15 बार मरने के बाद भी जब नहीं रुकती, तब फाइनली अर्जुन उठकर दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर माया मारना बंद कर देती और उसके चेहरे पर फिर से वैसे ही पहले जैसी कॉटन कैंडी वाली स्माइल आ जाती है, मानो इससे पहले जो दरवाजे पर मार रहा था वो माया थी ही नहीं। अर्जुन क्यों परेशान कर रही हो। माया मुझे आपके साथ खाना है। अर्जुन लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं खाना। माया प्लीज चलिए, हम लोग साथ में डिनर करेंगे, घर में और कोई भी नहीं है और मुझे अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। उसकी बात सुनकर अर्जुन माया की आंखों में देखता है और उसके बाद उसके चेहरे पर एक तंज वाली मुस्कान आ जाती। अर्जुन सोचता है, आप मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम सब लोग कैसे हो। अवस्थी फैमिली शायद मुझे अपने पालतू कुत्ते के बराबर भी नहीं मानती और तुम इसी घर की बेटी होकर साथ की बात करती हो। हाउ ड्रामेटिक। अर्जुन तुम मुझे आप कहकर क्यों बात कर रही हो, क्या तुम्हारे पापा को इस बारे में पता है। माया पता चल गया तो भी क्या फर्क पड़ता है। अर्जुन सुनो मेरी बात ध्यान से, मुझे तुम्हारे साथ बात नहीं करनी, खाना नहीं खाना, इतना ही नहीं मुझे तो पसंद भी नहीं हो, यहाँ से जाओ। उसकी बात सुनकर माया के चेहरे को देखकर किसी को भी पता चल सकता था किससे कितना बड़ा झटका लगा। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, कभी भी उनमें से आंसू गिर सकता हो। उसकी हालत देखकर अर्जुन को लगा क्या अभी बस माया होने लगेगी, लेकिन माया अपना चेहरा झुकाकर नीचे देखते हुए कहती है, माया लेकिन आप मुझसे बड़े हैं तो मैं आपको तुम कहकर तो बुला नहीं सकती ना।
उसका छोटा सा उदास चेहरा देखकर अर्जुन को अपने दिल में हल्की सी चुभन महसूस होती है जिसे वो समझ नहीं पाता, लेकिन फिर उसके मन में वापस गुस्सा भर जाता है और वह सोचता है कि लड़की नाटक किसके लिए इतना कर रही है, और फिर अपने दांत पीसते हुए कहता है, अर्जुन, अगली बार से मुझे परेशान मत करना। और फिर दरवाजा बंद कर देता है। माया वहां खड़ी होकर कुछ समय तक उस दरवाजे को देखती है, लेकिन खटखट आती नहीं है। उसे डर रहता है कि अभी अर्जुन ने कहा कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, अगर उसने अर्जुन से ज्यादा चिपकने की कोशिश की तो कहीं अर्जुन उससे नफरत का करने लगे। इसीलिए फिर माया घूमकर वापस जाने लगती है। दरवाजे के दूसरी तरफ से माया के उदास चेहरे, झुके हुए कंधे और उसकी धुंधली आंखों को देखकर अर्जुन को एकदम अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर वो बिना इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया वापस पढ़ाई करने लगता है। अगले दिन संडे रहता है, लेकिन माया अपने कमरे में अपने कंबल से अपने मुंह को ढककर खाली कल रात के बारे में सोचती है। बिल्कुल पीला पड़ गया होता क्योंकि उसने कल रात को कुछ खाया नहीं होता है। रात भर अर्जुन के बारे में सोचते हुए जब उसकी आंख लगती है तब जो सपना उसे आते हैं उसके कारण उसकी नींद उड़ जाती है। सपने में जब भी हो अर्जुन के पास जाने की कोशिश करती थी, अर्जुन बार बार उससे दूर हो जाता था। आखिर में अर्जुन एक पहाड़ की चोटी के सामने खड़ा रहता है। माया उसके पास जाकर उसको पकड़ने की कोशिश करती है। अर्जुन भी उसकी तरह अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन इससे पहले कि अर्जुन उसका हाथ पकड़ पाता खाई के अंदर से तो काले काले लंबे लंबे हाथ अर्जुन को उस गहरी खाई में खींच लेते हैं। ऐसे सपने के बाद माया के मन में अर्जुन का प्यार पाने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बीती जिंदगी से सीखे गए सबक के हिसाब से उसे जल्द से जल्द अर्जुन को उसके प्यार का एहसास दिलाना पड़ेगा, नहीं तो अर्जुन इसी तरह की अंधेरी भरी खाई में गिर सकता है। लेकिन इन सब चीजों में सबसे बड़ी रुकावट माया की बीमारी है, जो कि उसे उसकी मां के पेट से ही मिली थी। इसी बीमारी ने उसकी मां को से दूर कर दिया। उसके पापा को ऐसी बीमारी के बदले इतने सालों तक उससे दूर रहना पड़ा। इसी बीमारी की वजह से दृष्टि और सोनिया ने अवस्थी मेंशन पर कब्जा कर लिया, और अब अगर वो बीमार पड़ी तो फिर अर्जुन से और भी दूर हो सकती है। लेकिन उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए माया को और 2 साल तक आइसोलेशन में होकर रिकवर होना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह के हालात अभी हैं वो 2 साल और वेट बिल्कुल नहीं कर सकती। माया का चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ जाता है। माया उठकर किसी तरह से अपने बैग में से एक व्हाइट कलर के शीशे की डिब्बी निकालती है और उसमें से टैबलेट निकालकर उसे पानी के साथ पी जाती है। कुछ ही समय में माया के चेहरे पर से पीलापन धीरे धीरे कम होने लगता है। उसकी साइड टेबल पर रखा उसका फोन अचानक से बजने लगता है। उस फोन कॉल को माया जब उठाती है तो दूसरी तरफ से प्रिया की आवाज आती है। प्रिया, गुड मॉर्निंग महारानी साहिबा, और कैसी रही दिल्ली शहर में आपकी पहली रात? माया, ठीक ही थी प्रिया। अरे क्या हुआ, क्या तेरे उस नाकारा बाप ने और सौतेली माँ ने तुझे परेशान किया? माया, डैडी ने नहीं, लेकिन इस दृष्टि ने परेशान कर रखा है यार, लेकिन मैं संभाल लूंगी, तू चिंता ना कर। प्रिया को हमेशा से ही रौनक जी के बिहेवियर से प्रॉब्लम थी। उसे पता था कि रौनक जी माया से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज तक फिर भी माया की परवरिश से लेकर उसकी लाइफ में उसे पैदा करने के अलावा रौनक जी का 0 कंट्रीब्यूशन था। और फिर माया की लाइफ में दृष्टि सी औरत से शादी करके उन्होंने अनजाने में ही नई नई मुसीबतें पैदा कर दी। वैसे तो प्रिया को अवस्थी परिवार से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ऐसे लोगों को माया कब का पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुकी है। अरे मतलब माया का तो अवस्थी फैमिली से कंपैरिजन भी नहीं किया जा सकता, बोलो तो उसके लेवल की नहीं है। माया मेडिकल फील्ड की सबसे बड़ी जीनियस है। इस समय माया के पास जितना पैसा है, इतने पैसे में वो अवस्थी फैमिली जैसे छोटी सी बिजनेस वाली फैमिली को चुटकियों में खरीद सकती है। लेकिन माया को अपने डैडी को उस चुड़ैल से बचाना था, इसीलिए प्रिया उसके वहां रहने के लिए मान गई, वरना अगर प्रिया का बस चलता तो वह माया को सूटकेस में बंद करके हर जगह अपने साथ ले जाती। माया, अच्छा तूने सुबह सुबह फोन किया, कुछ काम था क्या? प्रिया, अच्छा जी, अब तुम अपने पापा के घर के चली गई, तुम्हें फोन करने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत है? माया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्रिया, ठीक है, मुझे सुबह सुबह अपना मूड नहीं खराब करना। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ड्रीमलैंड होटल में रूम नंबर 008 बुक कर दिया है, जाकर उन लोगों से मिल लेना, तेरा वही वेट करेंगे वो लोग। माया, अच्छा ठीक है। प्रिया, और अपना ख्याल रखना, अगर कोई ज्यादा परेशान करे तो याद रखना मैं हूँ। माया, हम माया फोन कर घड़ी की तरह देखती है। इस समय सुबह के 8 बजे बज रहे होते हैं। अवस्थी मेंशन में ब्रेकफास्ट सुबह के 8:30 बजे रेडी हो जाता है, और अपना पहला ब्रेकफास्ट माया बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती। और फिर क्या पता उसे अर्जुन दिख जाए, इसीलिए जल्दी से अपने कपड़े उठाती है, भागकर बाथरूम में जाकर कपड़े बदलती है। दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर रौनक जी रोज की तरह अपना अखबार पढ़ रहे होते हैं। उनकी लेफ्ट साइड पर सोनिया और राइट साइड पर दृष्टि जी बैठी होती है। दृष्टि जी के बगल में आयुष बैठा होता है। बिल्कुल किसी पकड़ने की तरह बैठकर वो लोग खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। चैप्टर 9 चिड़िया उड़ गई। एक एक करके खाने की अलग अलग चीजें जैसे ऑमलेट, बॉइल्ड एग्स, फ्रूट जूस, सैंडविच और कई तरह के डिशेस टेबल पर सजा दी गई थी। राणा जी अपना न्यूज़पेपर फोल्ड करके एक बार सीढ़ियों की तरफ देखते और सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर सीढ़ियों पर से नीचे उतरती येलो कलर का टी शर्ट और नेवी कलर की हाफ पेट पहने अपने बालों की 2 चोटी बनाए और उनमें एक स्ट्रॉबेरी हेयर पर लगाए माया हम सबके सामने आती है। माया सबसे पहले अपने पापा को प्यारी सी स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग विश करती है। माया,
गुड मॉर्निंग डैडी। अपनी सुंदर सी बेटी का मुस्कुराता चेहरा देखकर जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो जब भी माया को देखते थे उसमें उन्हें अपनी पत्नी की झलक दिखाई देती थी और माया के लिए उनके मन में जो गिल्ट था उन सब की वजह से उनके मन में बाकी सब चीजों के अलावा माया के लिए बहुत सारा प्यार था। रौनक जी उसी मुस्कान के साथ अपनी बेटी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। रौनक जी, गुड मॉर्निंग बेटा, चलो बैठ जाओ, हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। माया जिसके बाद बाकी सबको इग्नोर करते हुए दृष्टि और सोनिया से काफी दूर वाली सीट ले लेती है। रौनक जी को उसके बाकियों को इग्नोर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके हिसाब से माया अभी कल ही घर पर आई थी, इसीलिए बाकी लोगों से घुलने मिलने में उसे थोड़ा समय लगेगा। लेकिन दृष्टि जी को इस बात से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि भले ही माया ना माने लेकिन वो उसकी सौतेली माँ थी, उसकी बड़ी थी, उसे इस तरह से उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए था, खास करके रौनक जी के सामने तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे उन्हीं का नुकसान था। सोनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके हिसाब से माया ने पहले ही हार मान ली थी। आखिर कल रात को माया ने उसे उसकी जगह से उठा दिया था और खुद आकर रौनक जी के बगल में बैठ गई थी। वहीं दूसरी तरफ आज देख लो, आज माया खुद उन सबसे इतनी दूर बैठी है। इस बात से साफ हो गया कि माया उससे कंपटीशन करने में डरती है। रौनक जी वहां खड़ी एक मेड को इशारा करते हैं और वो मेड जाकर उसका ग्लास गर्म दूध से भर देती है और उसकी प्लेट में 2 सैंडविच, एक उबला हुआ अंडा और फ्रूट सैलेड रख देती। सब लोग धीरे धीरे अपना खाना खाने। रौनक जी का ध्यान कल किसी गिलहरी की तरह अपना खाना खा रही माया पर पड़ता है, जिसका चेहरा अभी भी हल्का हल्का पीला रहता है। पहले क्योंकि माया स्माइल कर रही होती है उन्हें उतना पता नहीं चलता, लेकिन अभी अपनी बेटी को इस तरह से देखकर रौनक जी को चिंता होने लगती है। वो पूछते हैं, रौनक जी बेटा क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो गई? उनकी बात सुनकर माया अपने खाने की प्लेट से अपना सिर उठाकर अपने पापा को देखती और कहती है, माया, नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, वो कल रात को ठीक से नींद नहीं आई ना, इसीलिए थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है। चैप्टर 10 अर्जुन। अच्छा हाँ, अर्जुन के चेहरे पर इस समय कल रात की तरह ही एक्सप्रेशन लेस था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में इरिटेशन और थकान साफ साफ झलक रही थी, जो माया से चीख चीख कर कह रही थी कि अब उसके अंदर और पेशेंस बचा नहीं है। लेकिन माया हर बार की तरह इस बार भी उसके उखड़े एक्सप्रेशंस को इग्नोर कर देती है। इस समय बाकी सबकी नजरें सिर्फ उन दोनों पर होती है। अर्जुन बस उसे किसी तरह से मना करके यहाँ से बाहर जाना चाहता था, क्योंकि उसे अपने सामने बैठे बाकी सब लोगों से बहुत नफरत है। बस उसके सामने ये जो लड़की खड़ी है यह इन लोगों से अलग बनने की कोशिश करती है और उसे कल रात से परेशान करके रख दिया है। लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने कल रात का माया का मुरझाया चेहरा, झुके हुए कंधे याद आ जाते हैं। एक बार अपने सामने मुस्कुराती हुई लड़की को देखता है जो कि उसकी तरफ उस सैंडविच को बढ़ा रही होती है। अर्जुन सोचता है कि अगर कल रात को अकेले में मना करने पर उसकी ऐसी हालत हो गई थी, तब अगर मैंने उसे इन सबके सामने मना कर दिया तो क्या ये लड़की रो रो कर सुनामी ले आएगी। इसीलिए ज्यादा नखरे ना दिखाते हुए अर्जुन उसके हाथ से लेकर अपना सिर हिलाते हुए अपने लंबे लंबे पैरों के साथ घर से बाहर चला जाता है। माया अर्जुन के जाते हुए परछाई को देखती है और फिर धीरे से अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। बैठते ही उसे दिखाई देता है उसके पापा का चेहरा, जिस पर इस समय ऐसे एक्सप्रेशंस थे कि अगर कोई बाहर वाला देखे तो वह भी बता दे कि रौनक जी को इस समय अपनी बेटी है किसी और को सैंडविच देने के कारण जलन हो रही है। इसीलिए माया अपनी प्लेट में रखा फ्रूट सैलेड उठाकर रौनक जी के पास जाती है और उनकी प्लेट में रखते हुए स्ट्रॉबेरी अपने हाथ में लेती है और उन्हें खिलाते हुए कहती, माया डैडी खा लीजिए। जिस पर रौनक जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो स्ट्रॉबेरी को खाते हुए सबसे पहले अपनी प्लेट में रखा फ्रूट सैलेड ही खत्म करते हैं। दृष्टि जी को सारी घटना का पॉइंट दूसरी तरफ जाता देखकर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो जानबूझकर कहती है, दृष्टि जी लगता है तुम्हारी और अर्जुन की दोस्ती हो गई है ना, तुम लोग काफी घुल मिल गए हो। ये बात सुनकर रौनक जी भी खाना छोड़कर माया की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें माया और अर्जुन का एक दूसरे से इतना नजदीक आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। आखिर माया और अर्जुन इतनी अलग अलग दुनिया से है, अगर कुछ खास कारण नहीं होता तो फिर वो अर्जुन को इस घर में कभी नहीं लाते। दृष्टि के बात सुनकर माया के चेहरे पर मुस्कान आती है और वो कहती है, माया आंटी आपने बिल्कुल सही कहा। उसकी ऐसी हरकतें देखकर सोनिया से अब रहा नहीं जाता और उसके चेहरे पर भी माया को देखकर एक तंज भरी मुस्कान आ जाती है। रौनक जी, माया बेटा तुम्हें अर्जुन से दूर रहना चाहिए। अर्जुन ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, तुम दोनों बिल्कुल दो अलग दुनिया से हो, तुम दोनों का जोड़ कभी नहीं हो सकता। वैसे भी वो नहीं चाहते अर्जुन जैसे किसी भी इंसान से माया किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता के, फिर चाहे वो दोस्ती का ही क्यों ना हो। अपने डैडी की ऐसी बातें सुनकर माया सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहती है, माया अर्जुन बुरा नहीं है। उसकी बात सुनकर रौनक जी अपनी बेटी के सीरियस लेकिन भोलेपन से भरे हुए चेहरे को देखते हैं और फिर उसकी बात को काटकर कुछ और कहने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती, इसीलिए तो शांति से अपना सिर हिलाकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। ब्रेकफास्ट के बाद रौनक जी फैक्ट्री में इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि हाल ही में उन्हें बड़ा ऑर्डर आया था, इसीलिए इसमें उन्हें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं चाहिए। दृष्टि जी अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग के लिए चली जाती और आयुष अपने आर्ट स्टूडियो में चला जाता है। इस समय घर में केवल माया और सोनिया ही रहती है।
क्योंकि आप उनके आसपास कोई नहीं रहता, इसीलिए सोनिया भी अब और एक्टिंग करना पसंद नहीं करती और माया की तरफ एटीट्यूड भरी नजरों से देखने लगती है। माया उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वापस अपने कमरे में जाने लगती है, लेकिन अभी उसने 2 ही सीढ़ियां चढ़ी होती है कि सोनिया उसका रास्ता रोकते हुए कहती है, सोनिया, तुम्हें बड़ा घमंड होगा ना माया। क्या मतलब? उसके इस तरह से बात करने के कारण सोनिया को और इरिटेशन होने लगती है। उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जब भी रौनक जी अपना सारा ध्यान माया को देते हैं। वैसे भी इतनी मुश्किल से इतनी सारी कोशिशों के बाद फाइनली उसे उसके पापा का प्यार मिला था, लेकिन माया के एक बार डैडी बोल देने से वो सारी चीजें जो उसने की थी और उसके पापा का ध्यान सब कुछ उसके ऊपर से हट गया। अब तो ऐसा लगता है जैसे अब उसके पापा से प्यार ही नहीं करते। सोनिया, एटीट्यूड मत दिखाओ, पापा तुमसे प्यार नहीं करते, वो बस गलती है, इसीलिए तुम्हें सारा अटेंशन देते हैं। माया, तुम्हें जो सोचकर खुशी मिलती है तुम खुश हो जाओ। उसकी बात सुनकर सोनिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो किसी भी हालत में अपना गुस्से वाला और अनकल्चर्ड रूप नालायक गंवार को नहीं दिखा। आखिर वो अमीर फैमिली में पली बड़ी और अच्छी एजुकेशन के साथ कई सारी चीजें सीखने के साथ काफी सुंदर भी है, इसीलिए इस तरह की गंवार के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं। वैसे भी अगर मुकाबला किसी आउटस्टैंडिंग लड़की के साथ होता तो शायद सोनिया को इतना बुरा नहीं लगता जितना कि इस गंवार के साथ बार बार हारने में लगता है, इसीलिए उसे इन सब चीजों से और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन इससे पहले कि वो माया को और कुछ कह पाती, माया उसे कहती है, माया, अबे हटो मेरे रास्ते से। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।